नमस्कार बच्चों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 10th की फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे क्या है? अपवर्तनांक। जैसा कि कल भी हमने देखा था, हम जानते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दो दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए उनकी दिशा में जो परिवर्तन होता है उसके विस्तार को हम अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब प्रकाश की तिरछी किरण दो अलग माध्यमों में एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दो दिए गए माध्यम के युग्मों के लिए उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन के विस्तार को हम अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब प्रकाश का अलग अलग माध्यम में जो इनकी गति होती है, चाल होता है प्रकाश का संचरण करने की, वो अलग अलग होती है, वैरी करता है। निर्वात या वायु में इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो सबसे ज्यादा है। वैक्यूम में, निर्वात में, जहां हवा भी नहीं है, वहां पर इनका सबसे ज्यादा वेग है, प्रकाश की जो चाल है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वायु में थोड़ा कम हो जाता है लेकिन जब कांच या पानी में प्रवेश करती है तो इनकी चाल कम हो जाती है। अब हम देखते हैं यदि ये एयर है, ये ग्लास है, इनको हम मीडियम 1 कहते हैं। ये मीडियम सेकेंड हो जाता है ग्लास। तो माध्यम दो का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक को माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात में के रूप में हम व्यक्त करते हैं। V1 मीडियम 1 में प्रकाश की चाल को हम क्या मानते हैं? V1। और मीडियम
दो में प्रकाश की चाल को हम क्या मानते हैं? v2। तो अपवर्तनांक को हम n से दिखाते हैं, तो माध्यम 2 का माध्यम A के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको हम n21 लिखते हैं नीचे यहाँ पे। इसका मतलब हो गया माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक ये होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब माध्यम ए में हम यदि V1 कहते हैं और माध्यम 2 में V2 है तो n21 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बटा V2। अब इसी तरह से यदि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना चाहेंगे तो माध्यम 2 के में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, इसको यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं n1 2। इसका मतलब हुआ माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल प्रकाश की वेग बटा माध्यम 1 में प्रकाश की वेग, ये इक्वल टू होगा V2 बटा V1। अब यदि दो माध्यम में से पहला माध्यम निर्वात या वायु होता है तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु के सापेक्ष जो होता है उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि ये पहला माध्यम वायु या निर्वात होता है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात
या वायु के सापेक्ष होता है। यानी दो में से एक माध्यम क्या हो गया, निर्वात या वायु। ऐसे अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसे अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब जब दो में से एक माध्यम वायु हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इसी निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी किसी भी माध्यम का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब वायु में प्रकाश की और इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल n2 से हम दिखाते हैं। अब सब समझ जाता है इसका मतलब। जो n1 क्या है, एयर या निर्वात है। वायु में प्रकाश की चाल को c मान लें और माध्यम में प्रकाश की चाल को भी मान लेते हैं तो अपवर्तनांक को nm मान लें तो nm इक्वल टू c/v। ये अपवर्तनांक किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वही अपवर्तनांक कहलाता है। अब वायु का अपवर्तनांक 1.0003 है। वाटर का अपवर्तनांक को हम NW से दिखाएंगे। गिलास के अपवर्तनांक को NG से दिखाएंगे। NW पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है। हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 है। रूबी नीलम का अपवर्तनांक 1.77 है। इस तरह से बहुत सारे माध्यम में, अलग अलग माध्यमों में
प्रकाश के अलग अलग वेग हैं और उस वायु में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश की वेग का जो अनुपात होता है वही अपवर्तनांक कहलाता है। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टूडेंट को शेयर कीजिए। धन्यवाद।